हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एंटी एमेटिक ड्रग्स। इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है, एंटी एमेटिक ड्रग्स मीन्स विच स्टॉप्स एमेसिस और वोमिटिंग। जो ड्रग्स वोमिटिंग को सप्रेस करने का काम करते हैं या प्रिवेंट करने का काम करते हैं, उन ड्रग्स को बोलते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स। अब इन ड्रग्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हाउ वोमिटिंग हैपन्स। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी ऑफ वोमिटिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से वोमिटिंग प्रोड्यूस होती है। तो क्या होता है, जब भी वोमिटिंग होने वाली होती है तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मेडुला ओब्लोंगटा में वोमिटिंग सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी स्टिमुलेशन से वोमिटिंग होती है। अब ये वोमिटिंग सेंटर्स में क्या होता है, जो मेडुला ओब्लोंगटा में जो वोमिटिंग सेंटर्स प्रेजेंट हैं, उनको एफरेंट इम्पल्सेस रिसीव होती हैं फ्रॉम CTZ सेंटर्स। CTZ मीन्स कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन, NTS सेंटर्स मीन्स न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस एंड वेस्टिबुलर एपरेटस एंड GI ट्रैक्ट। इन सारे जोन्स जो हैं, इन एरिया से वोमिटिंग सेंटर्स जो कि ब्रेन में प्रेजेंट हैं, उनको एफरेंट इम्पल्सेस मिलती हैं और फिर इसके फलस्वरूप एज ए रिज़ल्ट जो है वोमिटिंग जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। जब मेडुला ओब्लोंगटा के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर्स प्रेजेंट है, उनको स्टिमुलेशन होती है। स्टिमुलेशन कहाँ से होगी? जब ये जो सेंटर्स जो प्रेजेंट हैं, CTS, NTS या वेस्टिबुलर एपरेटस वगैरह, जब ये एफरेंट इम्पल्सेस भेजेंगे वोमिटिंग सेंटर्स पर, तो वहाँ पर इन एफरेंट इम्पल्सेस की वजह से स्टिमुलेशन होगी और फिर इस स्टिमुलेशन से वोमिटिंग प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा जो ये CTZ सेंटर्स हैं या जो NTS सेंटर्स हैं, ये भी स्टिमुलेट हो सकते हैं किसी ड्रग की वजह से भी, कोई केमिकल से, कोई रेडिएशन से भी जो है वोमिटिंग सेंटर्स को ये स्टिमुलेट करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो कि वोमिटिंग को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा वेस्टिबुलर एपरेटस जो कि हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है, ये भी एमेटिक इम्पल्सेस को जनरेट करने का काम करता है जब भी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तब। या फिर बहुत सारी अनप्लेजेंट स्टिमुलाई भी हैं जो कि एमेटिक इम्पल्सेस को जनरेट करने का काम करती हैं, जैसे कि बैड ओडर या स्वेयर पेन, कोई फियर या कोई स्केरी साइट, इस तरह की चीज़ों से भी नोज़िया और वोमिटिंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। इसके अलावा कुछ एक ड्रग्स होती हैं जो एंटी एमेटिक ड्रग्स में तो हम वो पढ़ेंगे जो ड्रग्स वोमिटिंग को स्टॉप करने का काम करती है, लेकिन कुछ एक ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो वोमिटिंग इंड्यूस भी कराती हैं। तो हम पहले थोड़ा सा ये पढ़ते हैं एमेटिक ड्रग्स विच कॉज वोमिटिंग। तो इनमें से कुछ एमेसिस कॉजिंग ड्रग्स हैं, जैसे कि एंटी कैंसर ड्रग्स लाइक सिस्प्लास्टिन, मीथोट्रेक्सेट या लेवाडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन, डोपामाइन एगोनिस्ट, मॉर्फिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लोरोक्विन वगैरह। ये जो सारी ड्रग्स हैं, ये सब एमेसिस प्रोड्यूस कराने का काम करती हैं। अब ये किस तरह वोमिटिंग प्रोड्यूस करती हैं? जितनी भी इस कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो होती हैं, ये हमारे गट म्यूकोसा को इरिटेट करने का काम करती हैं। जब गट म्यूकोसा इरिटेट हो जाता है तो एज ए रिज़ल्ट जहाँ गट में जो वेगल एफरेंट्स प्रेजेंट हैं, उनकी एक्टिवेशन होती है और फिर ये वेगल एफरेंट्स क्या करते हैं, एमेटोजेनिक इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और जनरेट करने के बाद इस एमेटिक इम्पल्सेस को NTS या CTZ के पास भेजते हैं। और ये जो NTS या CTZ सेंटर्स हैं, ये एक बहुत ही अच्छे रिले एरिया की तरह काम करते हैं आगे इन एफरेंट इम्पल्सेस को मेडुला ओब्लोंगटा तक भेजने के लिए। और ये काम भी कैसे होता है, NTS या CTZ या GIT थ्रोट से जो इम्पल्सेस आ रही हैं, ये काम कैसे करते हैं? इनके पास वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि NTS या CTZ के पास हिस्टामाइन प्रेजेंट है या डोपामाइन प्रेजेंट है, सीरोटोनिन प्रेजेंट है, 5-HT3 कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं या न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स हैं। ये सब क्या करते हैं, जैसे ये जो जोन्स जो हैं NTS या CTZ, इनके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, डोपामाइन, कोलिनर्जिक, न्यूरोकाइनिन, सीरोटोनिन एट्सेट्रा।
जब भी वेगल एफरेंट्स एमिटिक इम्पल्सेस को एनटीएस या सीटीजेड के पास भेजती हैं, तो यहाँ इन एनटीएस और सीटीजेड के पास जो ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये उन एफरेंट इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद आगे इसको रिले कर देते हैं। फिर जब ये इम्पल्सेस आगे वोमिटिंग सेंटर्स तक जाती हैं तो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होते हैं और उसके बाद पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से वोमिटिंग जो है पेशेंट के अंदर इंड्यूस होती है। दो तरह से पेशेंट में एमिटिक्स जो है एमएसएस जो है इंड्यूस हो सकता है, जैसे कि अभी बताया। एक तो डायरेक्ट एक प्रोसीजर है जो कि हमने फिजियोलॉजी वोमिटिंग में भी पढ़ा कि एनटीएस या सीटीजेड इनकी डायरेक्ट स्टिमुलेशन होगी। ठीक है, इनकी डायरेक्ट स्टिमुलेशन होगी तो वोमिटिंग सेंटर्स जो हैं स्टिमुलेट होंगे और फिर वोमिटिंग प्रोड्यूस होगी। या फिर एक दूसरा तरीका क्या है कि रिफ्लेक्सली जो स्टमक म्यूकोसा जो है, जो अभी हमने पढ़ा एमिटिक ड्रग्स में कि जो स्टमक म्यूकोसा है वो इरिटेट होगा तो वेगल एफरेंट्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और एमिटोजेनिक इम्पल्सेस को जनरेट करेंगे। उसको फिर एनटीएस और सीटीजेड के पास भेजा जाएगा। एनटीएस और सीटीजेड के पास भेजने के बाद आगे काम लिया जाएगा। ठीक है, तो दो तरह के प्रोसीजर हैं, या तो डायरेक्टली स्टिमुलेट हो सकते हैं या फिर स्टमक म्यूकोसा को इरिटेट करके इनडायरेक्टली काम लिया जा सकता है। तो अभी इनके अंदर अलग अलग काम में दो कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं, जैसे कि एपोमोर्फिन क्या करते हैं, ये मॉर्फिन के ही डेरिवेटिव्स हैं। 5 to 10 मिनट्स में वोमिटिंग इंड्यूस कराने का काम करते हैं और ये जो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट हैं एनटीएस या सीटीजेड के अंदर, इन पे डायरेक्टली काम करते हैं, डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को सीटीजेड सेंटर्स के अंदर और वोमिटिंग इंड्यूस करने का काम करते हैं। और जो एपिकाकुआना है, जो दूसरी जो कैटेगरी है एपिकाकुआना, ये एक्सट्रैक्ट होता है जो कि सिफेलिस एपिकाकुआना की ड्राइड रूट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अंदर एक एल्कोलाइड प्रेजेंट होता है एमिटिन। ये एमिटिन वही गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करने का काम करता है और रिफ्लेक्सली सीटीजेड को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से फिर वोमिटिंग सेंटर्स को स्टिमुलेट करके वोमिटिंग को इंड्यूस कराने का काम करता है। अब इसके बाद आते हैं एंटी एमिटिक ड्रग्स, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, एंटी एमिटिक ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करते हैं? दीज ड्रग्स प्रिवेंट और सप्रेस वोमिटिंग और नोज़िया। इसके अंदर 4 कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं, जैसे कि डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट, इसके अंदर मेटक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन वगैरह आते हैं। 5-HT3 एंटागोनिस्ट, HT3 मीन्स हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, इसके अंदर ओंडासेट्रोन, डोलासेट्रोन, टोपिसेट्रोन एट्सेट्रा आते हैं। एंटीमस्करिनिक ड्रग्स में हायोसिन, प्रोमेथाजिन, साइक्लिजिन एट्सेट्रा आते हैं। और न्यूरोलेप्टिक्स में क्लोरप्रोमाजिन, हेलोपेरिडोल, प्रोक्लोरपेराजिन एट्सेट्रा। अब इसके बाद हम एक एक ड्रग की बात करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो एनटीएस या सीटीजेड के अंदर जो डोपामाइन सेंटर्स प्रेजेंट हैं, ये उन डोपामाइन के एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। मीन्स दे वर्क बाय ब्लॉकिंग द डोपामाइन D2 receptors in the CTZ zone and prevents the vomiting। इससे क्या होता है, जो सीटीजेड के अंदर जो डोपामाइन रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, जो कि एफरेंट इम्पल्सिस को या एमिटोजेनिक इम्पल्सिस को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, जब यही ब्लॉक हो रखे हैं तो रिसीव करने का काम ही नहीं होगा। रिसीव करने का काम नहीं होगा तो आगे जो भी एमिटोजेनिक इम्पल्सिस हैं उनकी रिले नहीं होगी, आगे जा कर के जो फर्दर स्टिमुलेशन होनी है वोमिटिंग सेंटर्स की, वो भी कुछ नहीं होगा और पेशेंट को कोई वोमिटिंग इंड्यूस नहीं होगी। इसी कैटेगरी के ड्रग को डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट को प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। यहाँ पे ये याद रखने का है कि डोपामाइन D2 एंटागोनिस्टिक्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोकाइनेटिक्स। प्रोकाइनेटिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाली जो कैटेगरी के ड्रग्स हैं, ये गैस्ट्रोड्यूडिनल मोटिलिटी को बढ़ाने का भी काम करते हैं। दे इंक्रीज द गैस्ट्रोड्यूडिनल मोटिलिटी एंड स्पीड्स अप गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। स्टमक को खाली करने का काम भी ये जल्दी करते हैं, क्योंकि जैसे ही गैस्ट्रोड्यूडिनल मोटिलिटी बढ़ेगी तो उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स प्रेजेंट हैं स्टमक के अंदर, उन सब की फॉरवर्ड मूवमेंट होगी और जो स्टमक जो है वो जल्दी एम्प्टी हो जाएगा। इसलिए इनको प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे मेटक्लोप्रोमाइड, विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग
एज ए एंटी एमिटिव ड्रग। अब ये ड्रग क्या करते हैं, ये वही जैसे अभी बताया डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स की तरह कि ये जो अपर GIT ट्रैक्ट के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट को कराने का काम करते हैं। इसके अलावा ईसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाने का काम करते हैं। पेरिस्टाल्सिस बढ़ाएंगे, इसके अलावा जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का जो प्रेशर है उसको भी इंक्रीज़ करने का काम करेंगे। उस स्फिंक्टर प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगी, और जब वहाँ पे प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो जो रिफ्लक्स होता है स्टमक कंटेंट्स का इनटू द ईसोफेगस, ये नहीं हो पाएगा। रिफ्लक्स कंटेंट्स वापस ईसोफेगस में नहीं जा पाएंगे अगर लोअर स्फिंक्टर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज्ड है तो इस तरह से ये ड्रग्स गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का भी काम कर रहे हैं और रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस को भी रोकने का काम कर रहे हैं। एंड नाउ व्हाट इज़ रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस? रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस क्या होता है? जब गैस्ट्रिक के कंटेंट्स ईसोफेगस में वापस चले जाते हैं और एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, हार्ट बर्न प्रोड्यूस करते हैं, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। जब ये जल्दी जल्दी होती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस। तो ये दोनों चीज़ों में प्रिवेंट कर रही है ये ड्रग्स। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी जल्दी कर रहे हैं, इसके अलावा जो रिफ्लक्स जो हो रहा है स्टमक कंटेंट्स का ईसोफेगस में उसको भी प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस डिसीज़ है उससे भी बॉडी को प्रिवेंट कराने का काम कर रहे हैं। अब अगर इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये भी डोपामाइन D2 एंटागोनिस्टिक कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो जो अपर GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, वहाँ पे नॉर्मली, अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि अभी हमने मेडिसिन नहीं ली है तब, ठीक है, तो जो नॉर्मल अपर GIT ट्रैक्ट है वहाँ पे जब डोपामाइन रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन होती है तो कई तरह के एक्शंस हमारी गट के अंदर होते हैं, जैसे कि स्टमक रिलैक्स करने लगेगा। अगर डोपामाइन रिसेप्टर्स जो हैं एक्टिवेट हो गए हैं तो स्टमक की रिलैक्सेशन होगी, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो प्रेशर था वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो अब कम होना शुरू हो जाएगा, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग भी डिले करने का काम होगा अगर डोपामाइन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो। अब देखो क्या हुआ, अगर डोपामाइन रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो जो प्रेशर जो है ईसोफेजियल प्रेशर जो है वो रिड्यूस हुआ। अगर वो प्रेशर कम होएगा तो जो स्टमक कंटेंट्स हैं वो सब ईसोफेगस में जाएंगे, तो थोड़ी सी सेंसेशन होते ही पेशेंट को वॉमिटिंग के चांसेस बन जाएंगे। इसके अलावा डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो भी अब डिले हो जाएगी, यानी कि जो स्टमक कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टमक में काफ़ी देर तक पड़े रहेंगे तो वॉमिटिंग होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, जैसे ही डोपामाइन की स्टिमुलेशन कुछ होती है तो अब यहाँ पे डोपामाइन ऑलरेडी स्टिमुलेट हो रखे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें होने लगेंगी। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर जो है वो कम होना शुरू होगा, स्टमक रिलैक्स करने का शुरू कर देगा, पेरिस्टाल्सिस रुक जाएंगी, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो जाएगी। ये सब काम उसके स्टिमुलेशन करने से, डोपामाइन के स्टिमुलेशन होने से हो रहे हैं। तो अब आगे जल्दी जल्दी काम होगा, वोमिटिंग सेंटर जल्दी स्टिमुलेट होंगे और वोमिटिंग जो है पेशेंट को होने लग जाएगी। अब ये जो हमने इतने सारे एक्शंस डोपामाइन के पढ़े, ये कैसे होते हैं? ये डोपामाइन रिसेप्टर्स के थ्रू जो ये एक्शंस होते हैं, यहाँ पे भी डोपामाइन इनडायरेक्टली काम कराने का काम करता है। इनडायरेक्टली कैसे काम कराता है? जो हमने पहले जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन पढ़ी थी कोलिनर्जिक ड्रग्स के टाइम पे, GI स्मूथ मसल्स में जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन थी जिसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस बढ़ रहा था, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्मूथ मसल्स जो है एक्टिवली काम कर रही थी, ये सारी की सारी स्टिमुलेशन को इनहिबिट करने का काम करता है डोपामाइन रिसेप्टर्स। जो GI स्मूथ मसल्स की नॉर्मल कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन होने से जो नॉर्मल काम होते थे वो सारे के सारे डोपामाइन इनहिबिट कर देता है, और ये कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन इनहिबिट हो जाने से सारे जो वर्क्स जो हुए, जो हमने जो भी पढ़े कि जो ईसोफेजियल प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया, या गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो गई, या स्टमक रिलैक्स हुआ, ये सब डोपामाइन रिसेप्टर्स ने किए। लेकिन कैसे किए? कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन को इनहिबिट करके, ठीक है। तो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन इनहिबिट होने से डोपामाइन रिसेप्टर्स ने अपने एक्शंस प्रोड्यूस किए। तो
तो अब हम जब मेटक्लोप्रोमाइड ड्रग को जब हम लेंगे जब हम उसको ओरली लेंगे या वैसे लेंगे, अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, चाहे हम उसको इंजेक्शन थ्रू इंजेक्शंस लें या हम ओरली लें, तो क्या होगा, जो अब ये क्या काम करेगा मेटक्लोप्रोमाइड, ये D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। D2 रिसेप्टर्स के ब्लॉक करने से क्या होगा, जो D2 रिसेप्टर्स ने अभी तक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की इनहिबिशन की हुई थी, उसको काम करने से रोका हुआ था, कोलिनर्जिक्स को अभी तक जो इसने काम करने से रोका हुआ था, अब D2 रिसेप्टर्स खुद ही ब्लॉक हो गए, तो जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन है वो प्रॉपर होती रहेगी। तो इसका मतलब जो डोपामाइन की वजह से जो काम हो रखे थे, रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक, वो अब रिवर्स हो जाएगी। रिडक्शन जो प्रेशर का हो रखा था वो भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज़ होना लगेगा। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले होने लगी थी वो भी अब स्पीड अप होने लग जाएगी। तो यानी कि जितने भी एक्शंस डोपामाइन रिसेप्टर्स के स्टिमुलेट होने की वजह से अभी तक हुए थे, वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे मेटक्लोप्रोमाइड की वजह से, क्योंकि मेटक्लोप्रोमाइड ने क्या किया, डोपामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम किया। डोपामाइन रिसेप्टर्स के ब्लॉक करने से अल्टीमेटली हमको जो रिवर्सल ऑफ इफ़ेक्ट्स होता है, इन रिवर्सल ऑफ इफ़ेक्ट्स की वजह से वोमिटिंग अब बंद हो जाती है, वोमिटिंग स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह से एंटी एमिटिक इफ़ेक्ट जो है मेटक्लोप्रोमाइड देता है D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। D2 रिसेप्टर्स के ब्लॉक करने से क्या होगा, जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन अभी तक इनहिबिट हुई पड़ी थी और हमारे GIT में जो काम हो रहे थे वो अब रिवर्स हो जाएंगे। कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होने लगेगी, तो इसोफेजियल जो प्रेशर है वो भी बढ़ना शुरू होगा और गैस्ट्रिक जो एम्प्टिंग है वो भी स्पीड अप हो जाएगी और वोमिटिंग जो है पेशेंट की वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की इसकी बात करते हैं तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ये जो ड्रग है ये ब्रेन में एंटर कर जाती है। इट कैन क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर, कैन क्रॉस दी प्लेसेंटा एंड कैन बी सिक्रेटेड इन दी मिल्क। इसके अलावा लीवर में मेटाबोलाइज होती है एंड एक्सक्रीटेड इन दी यूरिन विद इन 24 आवर्स। इसकी जो टी हाफ लाइफ है वो 3 to 6 आवर्स तक होती है। इसकी जो नॉर्मल डोज है दैट इज़ 10 मिलीग्राम TDS देते हैं या 0.3 to 1 मिलीग्राम पर kg IM या IV इंजेक्शंस के थ्रू भी लगाते हैं। इसके अलावा इसके जो यूजेस हैं वो एक तो बताया, ये हाइपर एसिड इसके यूज़ करते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ में इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। मीन्स जो मैंने अभी तुमको बताया था कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं जब इसोफेगस में बार बार जा रहा होता है इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर कम होने की वजह से, तो वहाँ पे इसका काम अच्छा है, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा एंटी एमिटिक तो इसको यूज़ करते ही हैं और ये डोपामाइन ब्लॉकर भी है, यानी कि न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स हैं, जो ये डोपामाइन है या H3 है या सेरोटोनिन वगैरह हैं, ये एक्चुअली न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को ये ब्लॉक करने का काम करती है, तो इसकी वजह से इसको एज ए प्री एनेस्थेटिक ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक लाइक एनेस्थीसिया टाइप इसके एक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये डोपामाइन को ब्लॉक करने का काम करती है। तो एज ए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मीन्स जब हम मेन जो ड्रग है एनेस्थीसिया वाली वो जब हम देंगे तो उससे पहले इसको देने से पेशेंट में जो इफ़ेक्ट है एनेस्थीसिया के वो बढ़ के मिल सकते हैं, इसलिए इसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन भी एज ए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, इट कैन कॉज सीडेशन, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, डायरिया। इसके अलावा अगर इसको काफ़ी टाइम तक अगर यूज़ करते रहें, अगर प्रोलॉन्ग्ड अगर इसको यूज़ करें हम, तो डोपामाइन रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करने का काम करती रहेगी काफ़ी लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं। ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पेशेंट में हो सकती हैं, जैसे कि डिस्टोनिया मीन्स पेशेंट की जो मसल टोन है वो नॉर्मल मसल टोन वो ख़राब हो जाएगी। पार्किंसोनिज्म पेशेंट में डेवलप हो सकता है या गायनेकोमास्टिया डेवलप हो सकता है। बट इस गायनेकोमास्टिया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, इट इज़ गायनेकोमास्टिया। इसके बाद अगली कैटेगरी की ड्रग्स आती है डोमपेरिडोन। ये भी D2 डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर की तरह काम करती है, मेटक्लोप्रोमाइड की तरह से ही सिमिलर काम करती है, लेकिन इसकी जो एक एडवांटेज है वो ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती।
जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं पेशेंट में कम प्रोड्यूस होते हैं या प्रोड्यूस होते ही नहीं हैं। इसीलिए ये वेल टॉलरेटेड ड्रग है और मेटक्लोप्रोमाइड से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करती, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जब वो प्रोड्यूस नहीं होते। इसकी जो नॉर्मल डोज है इट इज़ 10 to 40 mg TDS। इसके अलावा अगली कैटेगरी आती है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। अब जैसे हम अभी तक पढ़ते आए थे कि जो NTS हैं या CTZ जो जोन्स हैं, जो सेंटर्स हैं, रिले एरियाज़ जो हैं, रिले सेंटर्स, ये रिसेप्टर्स में एनरिच होते हैं, जैसे कि डोपामाइन या HT3 या सीरोटोनिन या न्यूरोकाइनेंस, इस तरह के रिसेप्टर्स में ये एनरिच होते हैं। तो अब जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं, यहाँ भी नाम से पता चल रहा है इसके कि जो रिसेप्टर्स, जो 5-HT3 जो रिसेप्टर्स हैं रिले सेंटर्स पर, उनको ये ब्लॉक करने का काम करती हैं। वो डोपामाइन को ब्लॉक करने का काम कर रही थी, ये 5-HT3 को ब्लॉक करने का काम करती हैं। तो वैसे भी जो नर्व एंडिंग्स वगैरह होती हैं इसमें काफ़ी रिच होती हैं। तो हमारी जो ड्रग्स हैं ये 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन को जो गट में जो रिलीज़ हो रहा है एज अ रिसेप्टर, इसको ब्लॉक करने का काम करती हैं और पेशेंट में वोमिटिंग सेंसेशंस को रोक देती हैं। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें अगर, तो इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, और टी हाफ लाइफ इसकी 3 to 5 आवर्स तक होती है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 12 आवर्स तक होता है, और इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी 60 to 70% तक होती है। इसकी जो नॉर्मल डोज है इट इज़ 4 to 24 मिलीग्राम BD या OD देते हैं, या 2 मिलीग्राम पर ml इंजेक्शन लगाते हैं IM। इसके अलावा इसको मोस्टली यूजेस जो हैं वो एमेसिस में इसको यूज़ करते हैं। एमेसिस मीन्स वोमिटिंग इंड्यूस्ड बाय रेडियोथेरेपी, एंटी कैंसर ड्रग या पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग, यहाँ पे इसको अधिकतर यूज़ करते हैं, और वो भी IM इंजेक्शंस के थ्रू इनको यूज़ करते हैं। और इनके जो एडवर्स इफेक्ट हैं, these are headache, constipation और abdominal discomfort it can cause। अगली कैटेगरी इसमें आती है एंटी मस्करीनिक ड्रग्स की, जिसमें हायोसिन मेजर ड्रग है जो कि यूज़ होता है। ये ड्रग्स क्या करते हैं, एंटी मस्करीनिक ड्रग, ये मोस्टली एज ए लेबिरिथाइन सेडेटिव होते हैं। दीज ड्रग्स आर बेसिकली लेबिरिथाइन सेडेटिव्स, इसलिए इनको मोस्टली मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है, जब बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है या बॉडी बार बार रोटेट होती है, तो वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो हेमेटोजेनिक इम्पल्सेस को जनरेट करता है और वोमिटिंग को इंड्यूस करा सकता है। तो ये क्या करती हैं, उस वेस्टिबुलर एपरेटस को या लेबिरिथाइन को, जहाँ से ये हेमेटोजेनिक इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं, उन्हीं को सिडेट करने का काम कर देता है। ठीक है, तो मोशन सिकनेस वैसे भी क्यों होती है, ओवर स्टिमुलेशन होती है वेस्टिबुलर एपरेटस, बार बार रोटेशन होने से वेस्टिबुलर एपरेटस जो है ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से वोमिटिंग इंड्यूस हो रही है। तो अभी हायोसिन क्या कर रहा है, लेबिरिथाइन सेडेटिव की तरह काम कर रहा है, वेस्टिबुलर एपरेटस को सीडेट करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से नोज़िया और वोमिटिंग की जो सेंसेशंस हैं उसको सबड्यू कर रहा है, उसको सप्रेस करने का काम कर रहा है। तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं, एंड इट शुड बी टेकन 30 मिनट्स बिफोर द जर्नी। मोस्टली पेशेंट जिनको ट्रैवलिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी मोशन में होती है, तो पेशेंट को मोशन सिकनेस वगैरह डेवलप हो जाती है। जैसे कई बार हम माउंटेन्स वगैरह पे अगर ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिनको वोमिटिंग की सेंसेशंस होती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ये मेडिसिन यूज़ की जा सकती है जर्नी करने से हाफ आवर पहले ये मेडिसिन लें, तो वोमिटिंग सेंसेशन जो है पेशेंट को नहीं होगी, और इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट इज़ 6 आवर्स, और जो इसकी नॉर्मल डोज होती है वो 0.4 to 0.6 मिलीग्राम ओरली ले सकते हैं। इसके अलावा अगली कैटेगरी आती है न्यूरोलेप्टिक्स की। ये जो कैटेगरी है ये भी D2 रिसेप्टर्स को CTZ जो रिले एरिया है वहाँ पे ये ब्लॉक करने का काम करती है, और मोस्टली इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो याद रखने का है, इट इज़ ए वेरी इफेक्टिव ड्रग इन वर्टिगो एसोसिएटेड विद वोमिटिंग। जैसे कि एंटी मस्करीनिक ड्रग्स में जो हायोसिन थी वो मोस्टली मोशन सिकनेस में यूज़ कर रहे थे,
ऐसे ही जो प्रोक्लोरपेराजिन है या जो न्यूरोलेप्टिक्स हैं वो कहाँ यूज़ करते हैं, वर्टिगो एसोसिएटेड विद वोमिटिंग, मीन्स जब पेशेंट को चक्कर भी आ रहे हैं और वोमिटिंग भी हो रही है, ऐसी कंडीशन में प्रोक्लोरपेराजिन वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी पेशेंट को सीडेशन हो जाना और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो जाना, ये इन ड्रग्स के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और जो इसके जो नॉर्मल डोज हैं वो है 5 to 25 मिलीग्राम OD या BD हम इसको दे सकते हैं पेशेंट। तो इस तरह से अब हमारे ये जो हैं एंटी वोमिटिंग ड्रग्स या एंटी एमेटिक ड्रग्स फिनिश होते हैं मॉडर्न पोर्शन। इसके बाद अगर हम अपनी आयुर्वेद की अगर हम अपनी बात करें तो एज ए एमेटिक एक्शन देने वाले जो ड्रग्स हैं वो मोस्टली आते हैं सुगंधित द्रव्य जितने भी बताए हैं उन सबको नॉर्मली पेशेंट को स्मेल करने को देते हैं, उससे भी वो भी छर्दीग्न काम करते हैं, छर्दी नाशन का काम करते हैं, एज ए एंटीमेटिक काम करते हैं। जैसे कि मोस्टली आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा पंचपल्लव। पंचपल्लव जो मिश्रक वर्गीकरण है उसके अंदर पंचपल्लव में कौन कौन से प्लांट आते हैं, बीजक, कपित, जामुन, विल्व और आम्र। ठीक है, तो इन सब के पत्ते जो है सूंघने मात्र से ही छर्दीग्न होते हैं, एंटी एमेसिस का काम करते हैं ये सारे ड्रग्स। ठीक है, तो पंचपल्लव कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं, जो मिश्रक वर्गीकरण के जो ड्रग्स हैं, इसमें 5 कैटेगरी में जो ये जो 5 प्लांट्स जो मैंने अभी बताए, इनके लीफ को सूंघने मात्र से ही वोमिटिंग सेंसेशन की सप्रेशन होती है। इसके अलावा भी कुछ एक ड्रग्स हैं जो कि रिसर्च से भी प्रूव हो चुके हैं कि एंटी एमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं, जैसे कि अपना पुदीना, मेंथस पिकेटा या शुंठी या तेजपत्र भी अच्छा एंटी वोमिटिंग काम करता है। क्यों? क्योंकि ये भी अच्छा सुगंधित द्रव्य में काउंट होता है। इसके अलावा आमल की पिपली, ये सब ड्रग्स भी मॉडर्न रिसर्चेज जो हैं प्रूवन ड्रग्स हैं जो कि अच्छी एंटी एमेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं इसमें मैंने जो मॉडर्न पोर्शन है वो भी आपको बताया, और आयुर्वेद में जो हम नॉर्मली ड्रग्स यूज़ करते हैं एंटी एमेटिक मोस्टली पंचपल्लव ही यूज़ किया जाता है छर्दीग्न में, जो छर्दीनाश का काम करता है। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, एंटी एमेटिक ड्रग्स। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी, and please like, share and subscribe this lecture. Thank you very much. Bye.